मूवी स्टार्ट होती है वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के जंगल से, जहां हम एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हेली नाम के कपल को क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। रिची के ऊपर पहुंचने पर उसे एक गंदे पानी की नदी दिखाई देती है। अपनी जीत की खुशी मनाते हुए वह हेली को ऊपर आने का इशारा देता है। वहीं हम हेली को देखते हैं कि उसका पैर फिसल जाने से वह हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है और एक बार फिर वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, जहां वह रिची को मदद के लिए पुकारती है। लेकिन रिची को ना देख वह काफ़ी घबरा जाती है। अचानक खून की कुछ बूंदें हेली के चेहरे पर गिरती है, जिसे देख वह काफ़ी घबरा जाती है। फिर उसकी नज़र रिची की उंगली पर जाती है। वहीं पहाड़ के ऊपर से कोई रिची को उठाकर नीचे फेंक देता है। हेली कुछ समझ पाती उसे कोई जोर जोर से खींचने लगता है। वहीं हम हेली को देखते हैं जो जल्दी से रस्सी को काटने में लग जाती है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। पास में वह रिची की लाश को देखती है, जिसे देख वह रो पड़ती है। अचानक उसे पहाड़ों से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन वह कांटेदार तार में फंसकर नीचे गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई उसे घसीटते हुए ले जाता है। अब हमारी नज़र इस इलाकों में होने वाली वारदातों पर पड़ती है, जहां न्यूज़ में इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ियों के लापता होने की खबर आ रही थी। यहाँ के लोग असेफ होने का दावा भी कर रहे थे। अगले सीन में हमें इस इलाके से गुजरने वाली कार को दिखाया जाता है, जहां हम कैरिस को देखते हैं। अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है। रास्ते में वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। खुद को इंटरव्यू के लिए लेट होता देख वह गाड़ी से उतरकर सामने के ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और वह ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर केमिकल ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, जिस कारण ट्रैफिक क्लियर होने को कई घंटे लग सकते हैं। इन सब बातों को सुनकर कैरिस परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी की ओर जाने लगता है और अपनी गाड़ी को घुमाता है। खुद को इंटरव्यू के लिए लेट होता देख इंटरव्यू लेने वाली कंपनी को लेट होने की खबर देता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण उसका नेटवर्क कट जाता है और अपनी बात को पूरी नहीं कर पाता। रिची अब कॉल करने के लिए फ़ोन की तलाश में निकल जाता है। अब वह गैस स्टेशन की ओर अपनी कार को ले जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारी लावारिस गाड़ियाँ दिखाई देती है और वह स्टेशन तक पहुँच जाता है, जहां हम गैस स्टेशन के मालिक को देखते हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित होता है। चेरिस कार से उतरकर अब फ़ोन कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन डेड होने के कारण वह कॉल नहीं कर पाता। अब वह गैस स्टेशन के ओनर से शहर पहुंचने का रास्ता पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी कैरी की नज़र दीवार पर लगे मैप पर पड़ती है, जहां पर उसे शहर जाने का कच्चा रास्ता मिल जाता है। इस रास्ते के बारे में स्टेशन के ओनर से पूछता है, जहां स्टेशन का ओनर उसे जाने की सलाह दे देता है। कैरी सब गाड़ी घुमाकर निकल जाता है। घने जंगलों से होते हुए वह इंटरसेक्शन तक पहुंचता है, जहां वह सोच में पड़ जाता है कि वह किस रास्ते से जाए। वहीं एक बोर्ड लगा होता है जो शॉर्टकट जाने का रास्ता होता है और चेरिस इसी रास्ते से जाने लगता है। रास्ते में जाते वक्त उसकी नज़र मरे हुए हिरन पर पड़ती है। इसे देखने की वजह से उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। इन गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट होता है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आती। अब गाड़ी का ओनर एक्सीडेंट की आवाज़ को सुनकर इसकी ओर आने लगते हैं और वो इनका हाल पूछते हैं। वहीं कैरिस खुद को संभालते हुए सॉरी बोलता है और नुकसान की भरपाई देने की बात करता है। साथ ही वह उनकी गाड़ी को बीच रास्ते में खड़ा करने की वजह भी पूछती, जहाँ जेस्सी उन्हें बताती है कि किसी ने बीच रास्ते में कटीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उनका एक टायर फट जाता है। वे सभी जंगल में किसी से मदद मांगने के लिए साथ में चलने का डिसाइड करते हैं। वहीं इवान और फ्रांसिन गाड़ी की देखभाल करने के लिए वहां पर रुकते हैं। रास्ते में हम मरे हुए नेवले को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने बड़े दरमियान के साथ उसे फाड़कर फेंक दिया हो, और वे आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर रास्ते में इन्हें जलते हुए कुछ टायर दिखाई देते हैं, जिसे देख चेरिस को खतरे का अंदेशा होता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में हम इवान को देखते हैं, जिसे पास की झाड़ियों के पास कोई छलछले दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए वह उस झाड़ियों की ओर जाने लगता है। वहीं फ्रांसिन इवान को वहां ना पाकर वह परेशान हो जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है,
इवान को ढूंढने के लिए वह गाड़ी से उतरती है और ढूंढने के लिए झाड़ी की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसे इवान के पैर का एक जूता दिखाई देता है, जिसे देख वह कुछ समझ नहीं पाती। थोड़ी ही दूर उसे जमीन पर कटा हुआ एक कान दिखाई देता है, जो कि इवान का होता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और रोने लगती है। अचानक पीछे से कोई एक शख्स आता है, जो उसे अपनी कटीली तार से फ्रांसिन को मौत के घाट उतार देता है। अगले सीन में हमें चेरिस, जेसी व उनके साथियों को दिखाया जाता है, जो रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है और वे मदद मांगने के लिए घर की ओर जाने लगते हैं। वहाँ बहुत सारी गाड़ियों को देखकर चेरिस को खतरे का अंदेशा होता है। वे घर के दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। घर के अंदर घुसने के बाद हमें डाइनिंग टेबल को दिखाया जाता है, जिसे देख ऐसा लगता है कि मानो वहाँ सालों से सफाई नहीं हुई है। वहीं जेसी को ढेर सारी चाबियां पड़ी मिलती है, देख वो हैरान हो जाती है। फिर हमें फ्रिज को दिखाया जाता है, जिसको खोलने पर चेरिस के होश उड़ जाते हैं। चेरिस पाता है कि फ्रिज में ढेर सारी इंसानी अजायब भरी पड़ी हुई है। दूसरे कमरे में जेसी को ठीक उसी प्रकार की कांटेदार तार मिलती है, जिसकी वजह से उनकी कार का टायर फट गया था। इन सब को देख वे सब काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी कैरिस को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब कैरिस खिड़की से देखता है तो पाता है कि वे सभी कातिल घर की ओर आ और वे पीछे के दरवाजे की ओर भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से उन्हें घर में ही छिपना पड़ता है। अब हम सब कातिल को घर के अंदर आते देखते हैं। वहीं एक कातिल फ्रांसिन की लाश को जमीन पर फेंकता है, जिसे देखकर चेरिस और जेसी सकते में आ जाते हैं। जहां हमें पहली बार 3 भयानक चेहरे वाले आदमखोरों को दिखाया जाता है। वहीं एक आदमखोर फ्रांसिन की लाश को घसीटते हुए डाइनिंग टेबल पर रख देता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि वे आदमखोर अपने धारदार औजारों से फ्रांसिन के बॉडी को बड़े बेरहमी से काटकर खाने लगते हैं। जेसी इस भयानक मंजर को देखकर चिल्लाने ही वाली होती है कि स्कॉट अपने हाथ उसके मुंह पर रख देता है। फ्रांसिन की लाश को खाने के बाद वे आदमखोर गहरी नींद में सो जाते हैं और वे सभी मौका देख दबे पांव बिना आवाज किए सभी वहां से निकलने लगते हैं। वहीं घर से निकलते समय हमें फ्रांसिन की लाश को दिखाया जाता है। घर से निकलते समय एक आदमखोर उन्हें देख लेता है और वे चारों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। ये सभी आदमखोर अपनी ट्रक में बैठकर उनका शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। आदमखोर इन चारों को ढूंढ लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। वहीं चेरिस उनकी ट्रक को चुराने का प्लान बनाता है, जहां चेरिस उनका ध्यान भटकाने के लिए वह चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागता है। तभी एक आदमखोर अपनी गन से उसको शूट कर देता है, जो चेरिस और वह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये तीनों काफी डर जाते हैं। तभी स्क्वाड भी उनका ध्यान भटकाने के लिए जंगल की ओर भागता है। वहीं जेसी और चेरी उनकी ट्रक को चुराकर जाने लगते हैं। तभी एक आदमखोर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वहीं अब तीनों चेरी, जेसी और कार्ली वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में स्क्वाड ट्रक की तरफ आ रहा होता है। तभी एक आदमखोर अपने धारदार तीर से स्क्वाड के आर पार कर देता है, जिसे देख ये तीनों जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर में इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और उनको ट्रक वहीं छोड़नी पड़ती है। वे तीनों गाड़ी को वहीं पर छोड़ देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वे तीनों थक कर एक जगह आराम कर रहे होते हैं। सामने चार्ली को एक वॉच टावर दिखाई देता है और वह उन दोनों को ऊपर देखने का इशारा करती है, जिसे देखकर वे तीनों काफी खुश होते हैं। वो तीनों इस टावर में चढ़ने लगते हैं। ऊपर किसी को ना पाकर वे काफी दुखी होते हैं। वहीं उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वे दोनों चेरिस की मरहम पट्टी करते हैं। दूसरी तरफ चार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। रेडियो ऑन कर वह मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता है। वहीं कैरिस आवाज़ सुनकर नीचे देखने लगता है तो उसकी नज़र उन आदमखोरों पर पड़ती है और वे तीनों इसी ओर आ रहे होते हैं। 9 आदमखोर टावर में चढ़ने लगते हैं। उनको आता देख वे टावर की एंट्री गेट पर भारी सामान को रख देते हैं। जान बचाने के लिए कार्ली बक्से की हेल्प से टावर की कांच को तोड़ देती है। उन तीनों की नज़र नीचे पेड़ों पर पड़ती है और उस पेड़ पर कूद जाते हैं। आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और वे भी उस पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त में जा रहे होते हैं। उसी दौरान एक आदमखोर कार्ली के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी धारदार औजार से उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है। कैरिस और जेसी खुद को संभाल लेते हैं और वे वहां से निकल जाते हैं और वे एक सुरक्षित स्थान पर रात बिताते हैं।
सुबह होते ही वे वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक आदमखोर उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। जेसी को वह आदमखोर उठाकर ले जाता है। तभी कैरिस को सामने से आते हुए एक वैन दिखाई देती है जो कि पुलिस वैन होती है। वह मदद के लिए भागकर पुलिस वाले की वैन को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला वैन से बाहर निकलता है उसी वक्त एक तीर उसकी आंख में आकर घुस जाती है, जिसे देख कैरिस वैन के नीचे छुप जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ एक आदमखोर आकर कैरिस को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वैन के नीचे न पाकर वह हैरान हो जाता है और जीप लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें आदमखोरों के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर आदमखोरों ने जेसी को बांध कर रखा। फिर हम देखते हैं कि एक आदमखोर अपने औजार से जेसी को मारने ही वाला होता है। तभी अचानक से उसे गाड़ी की सायरन सुनाई देती, जिसे देखने के लिए वह आदमखोर दरवाजे की ओर बढ़ता है और कैरिस उस पर वैन को चढ़ा देता है। गाड़ी से उतरते ही वह दूसरे आदमखोर पर नुकीली औजार से हमला कर उसे घायल कर देता है और वह जेसी को खोलने लगता है। तभी एक आदमखोर कैरिस पर हमला कर देता है। वहीं जेसी कैरिस की मदद करने के लिए पास में रखे औजार से उस आदमखोर पर हमला कर देती है। इससे वह आदमखोर घायल हो जाता है। अब वे दोनों घर से बाहर निकलते हैं। इसी बीच कैरिस की नज़र पुलिस के वैन पर पड़ती है और वह तुरंत उसके फ्यूल बॉक्स को शूट कर देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। वहाँ से निकलकर वे गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं। उनको देख उसका मालिक घर के दरवाजे बंद कर लेता है। कैरिस गाड़ी से उतरकर दीवार पर लगे उस मैप को हटा देता है। एंड में हमको दिखाया जाता है कि वे दोनों शहर की ओर जाने लगते हैं।